नमस्कार, आदाब। टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन ने हमारी जिंदगी के मायने ही बदल दिए हैं। आज हमारी जिंदगी पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर हो गई है। आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच जाते हैं। किसी के कहीं जाए बगैर सारी दुनिया में खरबों रुपए का कारोबार चल रहा है। आज इंसान जिस चीज के बारे में सोचता है वो उसे घर बैठे ही मिल जाती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है। आज इंसान की जिंदगी मोबाइल और कंप्यूटर नाम के दो गैजेट्स या यूं कहें कि तिजोरियों में सिमट कर रह गई है। और इन तिजोरियों की दो चाबियां हैं, एक पासवर्ड और दूसरा पिन कोड। गलती से भी अगर किसी को ये दो चाबियां मिल जाएं तो आपकी और हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है। यहाँ तक कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तक खतरे में आ सकती है। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है पिछले साल जून महीने में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प और फिर अक्टूबर महीने में मुंबई के एक बड़े हिस्से में पावर ग्रिड का फेल हो जाना। आप सोच रहे होंगे कि इन घटनाओं का आपस में क्या ताल्लुक या रिश्ता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। रिकॉर्ड फ्यूचर एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो विभिन्न देशों के इंटरनेट का इस्तेमाल कर उनका अध्ययन करती है। इसी कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि चीनी सरकार से जुड़े एक समूह के हैकर्स ने मैलवेयर के जरिए भारत के महत्वपूर्ण पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। इस साइबर हमले का मकसद भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को बड़ा झटका देना था। हालांकि सरकार ने बाद में कहा था कि उनके पास ऐसे दावे के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अब सरकार ने संसद में खुद कहा है कि पिछले 18 महीनों में भारत में साइबर क्राइम बढ़ा है। देश में पिछले 18 महीनों में 3,17,439 घटनाएं हुई हैं। इन 18 महीनों में 5,771 एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी की गई हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साइबर क्राइम की ये घटनाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा हुई हैं। पोर्टल के डेटा के मुताबिक 21,562 घटनाओं और 87 एफआईआर के साथ साइबर क्राइम के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि साइबर क्राइम का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हुई हैं। दरअसल देश में बढ़ती हुई साइबर क्राइम की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री ने 30 अगस्त 2019 को सेंट्रल पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया था। इस पोर्टल पर सभी तरह के साइबर क्राइम की घटनाओं को दर्ज किया जाता है। इस पोर्टल के बनने के बाद से 28 फरवरी 2021 तक साइबर क्राइम की घटनाओं का पूरा ब्यौरा देश के सामने लाया गया है, जो ये दर्शाता है कि देश में किस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम के मामले गांव देहात की तुलना में शहरी इलाकों में ज्यादा हैं। शहरों में साइबर क्राइम के मामले 82% बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में साइबर क्राइम के मामलों में 45% बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में साइबर क्राइम के मामलों में सबसे ज्यादा मामले यानी 60% मामले फ्रॉड के हैं, 5% मामले फिजिकल अब्यूज के हैं और 4% मामले दुश्मनी में इमेज खराब करने के मकसद से किए गए हैं। इतना ही नहीं, करीब 1200 मामले ऐसे हैं जो जाती दुश्मनी की वजह से किए गए हैं। साल 2020 सारी दुनिया के लिए ग्रहण बनकर आया था। इस साल में सारी दुनिया ने जिस तरह की परेशानियां झेली वो किसी से छिपी नहीं है। इस साल में एक तरफ लोग कोविड-19 की मार झेल रहे थे तो दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस महामारी के नाम का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोविड-19 के दौरान सारी दुनिया में 350% साइबर क्राइम बढ़ा है। यहां तक कि कोविड से संबंधित डेटा की भी हैकिंग हुई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा करवाने में कई देशों की सरकारें तक शामिल रही हैं। एक देश ने दूसरे देश में वायरस और वैक्सीन बनाने का डेटा तक हैक करवाया। साइबर सिक्योरिटी फर्म मैकैफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में साइबर क्राइम की घटनाओं के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। यह ग्लोबल जीडीपी का 1% से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 2/3 कंपनियों ने साइबर क्राइम की घटना का सामना किया था।
अभी तक हमने आपको बताया कि देश और दुनिया में पिछले कुछ सालों में कहां-कहां और कितनी साइबर क्राइम की घटनाएं हुई हैं। साइबर क्राइम ये शब्द भी हम सभी ने बहुत सुना है, लेकिन जहन में सवाल उठता है कि आखिर ये साइबर क्राइम है क्या भला, और ये कैसे अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। एक साइबर अपराधी किसी उपकरण या सॉफ्टवेयर का उपयोग कर किसी इंटरनेट यूजर की निजी जानकारियां, कॉन्फिडेंशियल कारोबारी जानकारियां, सरकारी जानकारियां हैक कर लेता है, यानी इन जानकारियों को चुरा लेता है। जानकारियां चुराने वाला व्यक्ति इनका कई तरह से इस्तेमाल करता है। इन जानकारियों के आधार पर ब्लैकमेल भी किया जाता है। इन जानकारियों को ऑनलाइन बेचा और खरीदा जाता है। इन जानकारियों के आधार पर धोखाधड़ी भी की जाती है। साइबर अपराध को इलेक्ट्रॉनिक अपराध भी कहते हैं। We have witnessed an increase of 500% in cyber crimes due to limited awareness and poor cyber hygiene. As a government, we are already striving hard to protect our cyberspace. In this endeavor, we are coming up with the National Cyber Security Strategy 2020, which envisions a safe, secure, trusted, resilient and vibrant cyberspace for India's prosperity. The strategy has focused on all areas of cybersecurity through its 3 pillars: secure, strengthen and synergize, and its foundational ecosystem, thus ensuring contributions from all the citizens, the businessmen and the government. साइबर अपराध मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले वो अपराध हैं जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराध में हैकिंग, वायरस अटैक आदि शामिल है। दूसरी तरह के अपराध में कंप्यूटर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के अपराध में साइबर आतंकवाद, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और पोर्नोग्राफी वगैरह शामिल हैं। आज लगभग पूरी दुनिया सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए हर एक व्यक्ति का किसी न किसी सोशल साइट पर अकाउंट जरूर ही होता है। सोशल मीडिया के जरिए भी बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम किए जाते हैं। ज्यादातर लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सही इस्तेमाल की जानकारी कम होती है। वैसे भी लगभग सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेशों में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध होने पर इनकी जड़ तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। डर बना रहता है कि कहीं ये देश लोगों की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर लें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और प्राप्त जानकारियों का दुरुपयोग करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने तो यहां तक पता लगा लिया है कि ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन करने वाले ऐप के जरिए आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों को फंडिंग की जाती है। यहां तक कि ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर साइबर क्राइम इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है तो सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए आखिर क्या कर रही है, और अगर कोई शख्स साइबर अपराध का शिकार हो जाए तो वो क्या करे। सरकार ने इसके लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। ये साल 2004 में बनाई गई थी, जो साइबर हमले क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के तहत नहीं आते और उन पर तुरंत कार्रवाई का काम इन संस्थाओं का है। एक दूसरी संस्था है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो 2014 से भारत में काम कर रही है। ये संस्था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की जांच और रिस्पांस का काम करती हैं। देश में साइबर अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि भारत में साइबर सिक्योरिटी बिल कहकर अलग से कोई कानून नहीं है। फिलहाल आईटी एक्ट के तहत ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर भी कुछ प्रावधान है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी कानून बनना बाकी है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि देश के लिए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाए। साल 2020 तक ये स्ट्रैटेजी बनकर तैयार होनी थी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आखिरी बार इस तरह की स्ट्रैटेजी 2013 में बनाई गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक साइबर अटैक का तरीका
काफी बदल गया है, लिहाजा इस पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर्स है। हमारे प्रधानमंत्री देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था लाने की बात करते हैं और बहुत हद तक देश को इस तरफ बढ़ाया भी गया है। साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने हमें विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नया आयाम दिया है। अब अगर साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं तो सरकार को इसे रोकने के लिए तेजी से ठोस कदम उठाने होंगे ताकि देश भी सुरक्षित रहे और नई तकनीक का इस्तेमाल करके विकास की नई ऊंचाइयों को भी छुआ जा सके। तो फिलहाल इस स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। हमारी और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। नमस्कार।